बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी खबरें हैं। जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर मैंने चुनना है। वो कहते हैं कि अली खामेनाई के बेटे मुश्तबा खामेनाई उनको किसी सूरत कबूल नहीं है और अगला सुप्रीम लीडर ईरान का मैंने चुनना है। वैसे हैरान कुन ही उनकी ये बात है, लेकिन बहरहाल जंग बढ़ते हुए नज़र आ रही है क्योंकि अब आज़रबाईजान पर भी हमला हो गया है और उस सिलसिले में भी आपके सामने रखेंगे। और अगर ये जंग आज़रबाईजान की तरफ बढ़ी तो फिर इसका मामला है कि मामला और ज़्यादा खुलता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ यूएई से सरकारी तो ना कहें लेकिन नीम सरकारी ज़रूर कहें, क्योंकि रॉयल फैमिली के बहुत ही करीब शख्सियत और कई एडवाइजरी पोजीशंस के ऊपर वो शख्सियत हैं, वो अब खुलकर ये सवालात सदर ट्रंप से पूछ रहे हैं कि आपने यूएई और दूसरे खलीजी ममालिक को इस जंग में क्यों फंसाया है, हमें आपने प्रोटेक्ट भी नहीं किया और हमें आपने मरवा दिया। ये पहली आवाज़ है जो मिडल ईस्ट में से इस तरह की तवाना आवाज़ अब सीधी सदर ट्रंप से सवालात पूछ रही है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है इस टाइम, जो ईरान कर रहा है, जो दूसरे ममालिक हैं। फिर बहरीन की बहुत बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसको आग लग गई है, उसको मिसाइल ने हिट किया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाजी मरियम और दो गोरे पायलट्स की कहानी का। अब यहाँ गोरा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको आप फॉरनर समझिएगा, कि हम कोई रंग नस्ल की बात नहीं कर रहे। मतलब दो फॉरनर्स जो पायलट हैं उनकी कहानी और बाजी मरियम का 13 अरब का जहाज़। स्टोरी ब्रेक की है मोहम्मद मालिक साहब ने और उन्होंने होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। वो ये बता रहे हैं कि बाजी मरियम ने जो 13 अरब रुपए का जहाज़ लिया है उसमें बाजी को देसी मीन पाकिस्तानी मीन लोकल पायलट जो है वो पसंद नहीं है। हमने वो गाना तो सुना था, बेस पसंद है, लेकिन हमें अब ये समझ आई कि हमें पायलट भी लोकल पसंद नहीं है, हमें पायलट भी फॉरनर चाहिए। अब ये इसकी क्या वजूहत हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन पता ये चला है कि 2 अदद फॉरनर्स जो है एज पायलट्स इस जहाज़ के साथ मंगवाए गए हैं। एक की तनख्वाह $32,000 है और दूसरे की तनख्वाह जो है वो $38,000 है। $32,000 अ मंथ एंड $38,000 अ मंथ। यहाँ पर ये जहन में रखिए कि पंजाब गवर्नमेंट के पास क्योंकि पहले से एक जहाज़ था और इसी तरह का मतलब इतनी कीमत का नहीं, लेकिन वो भी एक जेट जो जहाज़ था और उसके जो पायलट्स हैं वो ऐसी ही कैपेबिलिटीज़ रखते हैं और उनकी इस जहाज़ के लिए छोटी मोटी ट्रेनिंग करवा दी जाती तो वो इस जहाज़ को भी ज़ाहिर है उड़ा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइटर प्लेन है या कोई ये एयरबस है या कोई ये बहुत बड़ा जहाज़ है कमर्शियल जो शायद वो पायलट ना उड़ा सकें या लंबी ट्रेनिंग उनको दरकार हो। तो उनके पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास अपने पायलट्स या क्रू जो है वो पहले से मौजूद है, जिनको वो भी भारी तनख्वाहें देते हैं, लेकिन जाहिर है इतनी भारी तनख्वाहें नहीं कि $32,000 और $38,000। लेकिन बाजी की तो फिर आपको पता है कि जब रानी साहबा हों और ऊपर कोई पूछने वाला भी ना हो तो फिर जो भी ख्वाहिशें हों वो पूरी करनी पड़ती हैं और आपके पैसे पर पूरी करनी पड़ती हैं। तो अब अगर ये 32 और 38,000 $32,000 पर मंथ और $38,000 पर मंथ ये दोनों तनख्वाहें जो हैं इन्हें अगर इकट्ठा किया जाए और पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं। फिर जाहिर है ये जो पायलट्स हैं इनको होटल्स में भी ठहराना है। अब 5 स्टार होटल्स के अंदर चलें, 5 नहीं तो जो भी 4 स्टार 3 स्टार पाकिस्तान में जो भी अच्छे तरीन होटल्स हैं वहीं ठहराएंगे उन्हें, और ठहराया हुआ है, बल्कि ठहराएंगे क्या, वो भी जो पैसे हैं वो भी आप ही ने अदा करने। फिर उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, बाकी तमाम, जब उन्होंने वापस जाना होता है अपने मुल्कों को तो उनको उस पैकेज का हिस्सा होता है, टिकट्स भी देने होते हैं, मेडिकल भी देना होता है, तो बहुत कुछ और है। ये मिला जुला के आप समझ लीजिए कि करोड़ों रुपए में ये हमने जो आपको 8 करोड़ बताया ये 4 महीने की तनख्वाह बताई। ये 4 महीने की इसलिए कि जब मोहम्मद मालिक साहब ने पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया कि आपने ये लोकल पायलट क्यों नहीं इस्तेमाल किए, ये आप फॉरनर क्यों लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये हमने जहाज़ के साथ ही प्रोग्राम है। पहला तो झूठ बोला, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जहाज़ के साथ, लेकिन जाहिर है ये एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा झूठ बोलते हैं। तो उनको ये कहा कि 4 महीने के लिए हम लाए हैं। अब असल वजह क्या है इसमें आपको बताते हैं। हो सकता है ये 4-6 महीने या 1 साल ही रहे। असल वजह यह है कि बाजी को जहाज़ जो है वो फरवरी की 10, 12, 13, 14 तारीख से पहले चाहिए था। अब मुझे नहीं पता ये 10, 12, 13, 14 तारीख में ऐसी कौन सी बात थी, किसी ज्योतिषी ने उन्हें बताया था, क्या मामला था, फाल निकलवाई थी। ये 14 तारीख से पहले या 15 तारीख से पहले ही फरवरी के जहाज़ क्यों लेना था ये हमें नहीं पता। और फिर ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जिन्होंने उन्हें जहाज़ लेके देना था, मतलब जिन्होंने अप्रूवल देनी थी, उन्होंने कहा था कि आपके पास ये जहाज़ में वो शख्सियत चाहती थी कि उनके पास ये जहाज़ जो है वो 14-15 फरवरी से पहले आ जाए।
अब वो जो क्रू है, नॉर्मली जब आप जहाज़ लेते हैं तो एक प्लान होता है, ज़ाहिर है सबसे पहले तो बिडिंग होती है, आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, बिडिंग होती है, डिफरेंट कंपनीज उस बिडिंग में हिस्सा लेती हैं या अपनी अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो जमा करवाती हैं कि हम आपको इतने का जहाज़ दे देंगे, या फिर गवर्नमेंट अपना एक ट्रांसपेरेंट तरीका बनाती है और एक्वायर करती है उस प्लेन को। यहाँ पे तो पता ही नहीं चला, यहाँ पे तो जहाज़ आ गया, रिबन कट गया, जो इब्तदाई फ़्लाइट्स थी वो हो गई, जो बहुत ही अहम फ़्लाइट्स थी वो भी हो गई, सैर सपाटे भी हो गए। लाहौर से उड़ के एक फ़्लाइट खुसूसी कई घंटे फ़ज़ा में रही और उसके बाद लाहौर में ही उतर गई, ख़ास शख्सियात उसमें सवार हुई। और अब समझ आती है कि फॉरेनर पायलट्स जो हैं वो ज़ाहिर है यहाँ बातचीत नहीं निकालेंगे कि कौन उस जहाज़ में बैठा, कब बैठा, क्या फ़्लाइट हुई, फ़्लाइट के अंदर कोई ताश खेलता रहा या फ़्लाइट के अंदर कोई भी गाने गाता रहा या कोई भी बंदा वहाँ पर कोई चीखो पुकार को लड़ाई करता रहा इंसान, तो फॉरेनर पायलट अपना दरवाज़ा बंद करेंगे दरमियान वाला। यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो प्राइवेसी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की रहेगी। अब समझ आ रही है कि क्यों देसी पायलट पसंद नहीं है, क्योंकि देसी पायलट जो है उसकी वो खाला होगी, मासी होगी, फुप्पो होगी, बहन होगी, भाई होगा, कोई और रिश्तेदार, मामू, चाचा, ताया, किसी न किसी से वो घर आके बात करेंगे कि भाई आज जहाज़ में गया था, वहाँ जो है ना फ़लाँ चीज़ खाई गई, वहाँ पर फ़लाँ हरकत की गई, वहाँ पर एक बंदा जो है उसने एक सीट के ऊपर पाँव रखे हुए थे, या एक बंदे ने जो है वो जूते समेत सीट पर पाँव रखे हुए थे, या एक ने दूसरे को बुरा भला कह दिया, या एक ने चीखो पुकार की। तो वो तमाम चीज़ें वो किसी न किसी को नरेट करेंगे। अब जब गोरा लाए हैं तो गोरा पसंद भी शायद इसीलिए है कि वो गोरा जो है वो यहाँ बात ही नहीं करेगा किसी से, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो तो चुप करके चला जाएगा। हाँ, कभी ना कभी तो बातें वो भी निकालेगा, कोई ना कोई किताब लिखेगा या कोई तरीके से, मेरा ख्याल है, लेकिन वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो फिर बातें चलती रहती हैं जब पुरानी हो जाएगी। लोकल तो फौरी तौर पर उसने या मोहम्मद मालिक साहब को या किसी और को बता देना था और वो बातें जो है वो बाहर आ जानी थी। तो अब जो इन्फॉर्मेशन मोहम्मद मालिक साहब ने सामने रखी है, ये हम वही कह सकते हैं कि गज़ब करप्शन की अजब कहानी है, जिसमें 4 महीने तो ये मान रहे हैं कि हमने उनको कम से कम रखना है, और ये लंबा भी हो सकता है और होगा मेरे ख्याल में। और वजह मैंने आपको बता दी, कह ये यही रहे हैं कि क्योंकि जल्दबाजी में लिया जहाज़। भाई पहला सवाल ये कि इतनी जल्दबाजी में क्यों लिया? बाजी ने आग बुझानी थी, मतलब आग बुझानी का मेरा मतलब है कि वो कोई फायर ब्रिगेड का जहाज़ है उनका, जो उन्होंने कहीं ऊपर से पानी फेंकना था और कहीं पर उन्होंने जाके आग बुझानी थी, जो इतना जल्दी जहाज़ लेना पड़ गया उनको। तो नॉर्मली मैंने जैसे आपको कहा, बिडिंग होती है, प्रोसेस होता है, और उसके बाद आप देखते हैं इसमें ये क्रू हमारा चाहिए, ये इसकी ट्रेनिंग चाहिए, जहाज़ का सौदा होता है। डिलीवरी से पहले आप अपने क्रू को ट्रेन करवाते हैं। आपको याद होगा हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी, तस्वीर भी दिखाई थी, बताया था कि अमेरिका के किस शहर से जहाज़ उड़ा था, किस कंपनी से ख़रीदा गया था, रास्ते में किस एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट किया था। 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर उसने ट्रांजिट किया था। एक अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया से ये उड़ा था जहाज़, उसके बाद इसने रास्ते में स्टेट ऑफ मेन के अंदर एक पहला पड़ाव डाला था, दूसरा जाके आयरलैंड में, और तीसरा जो फेरी फ्लाइट थी मीन जो वो भी गोरा पायलट था जो लेकर गया था पाकिस्तान, और फिर इन्होंने वहाँ उड़ाने के लिए भी गोरे ही पायलट रखे, जो अभी मामला आपके सामने मोहम्मद मालिक रख रहे हैं। तो क्रू की ट्रेनिंग करवाई जाती है और फिर ये जहाज़ उनके सुपुर्द किया जाता है और इस तरीके से जहाज़ एक्वायर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक तो जल्दी थी बहुत सारी, बहुत कुछ 14-15 फरवरी से पहले करना था, वो कर लिया, मीन जहाज़ लेने की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर दूसरी प्राइवेसी रखनी है, जिसके लिए गोरे पायलट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो हमें अब गोरे पसंद है, मतलब कि पायलट्स के तौर पर भी हमें गोरे पसंद हैं। हमने कोई बाहर से जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो हमें पसंद नहीं है। वजूहात आप इन पर बेहतर गौर कर सकते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो मेरे ख्याल में प्राइवेसी और सीक्रेसी है कि हमारी रहे, इन्फॉर्मेशन ना पता चले कि इस जहाज़ के अंदर कौन बैठा कौन नहीं बैठा। और दूसरा जाहिर है कई दफ़ा वैसे भी लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं, वो उनको ज़्यादा प्रोफेशनल समझती होंगी, पाकिस्तानी पायलट्स को नालायक समझती होंगी, हो सकता है बदबू आती हो उनसे, उनको आई डोंट नो द रीज़न। बहरहाल ये मेरे लिए भी हैरानकुन बात है, क्योंकि हमें तो सारी उम्र बचपन से स्कूलों में यही सुनते रहे कि पाकिस्तानी पायलट बेस्ट पायलट हैं, हमें निज़ामुद्दीन ने भी यही बताया। और पाकिस्तानी वैसे मेहनती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। पूरी दुनिया के अंदर एयरलाइंस के अंदर बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी पायलट्स हैं और माशाल्लाह उनका रिकॉर्ड अच्छा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर हमने लाइसेंस बांटे हैं, वो एक और बात है। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल पायलट्स हैं, उन्होंने क्रू रखा हुआ है परमानेंटली, वो अच्छे लोग हैं। मैं उनसे मिला हुआ हूँ, उनके साथ काम किया हुआ है, बड़े डिसेंट और अच्छा काम करने वाले लोग हैं। बाजी को पसंद नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उसके ऊपर सदर ट्रंप का नया बयान हैरानकुन सामने आया। वो कहते हैं कि मुज्तबा खामेनाई मुझे नाकाबिल कबूल हैं, मुझे कबूल नहीं है। और वो कहते हैं कि आयतुल्लाह खामेनाई के बेटे मुज्तबा खामेनाई ईरान के नए रहनुमा के तौर पर मुझे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो अगला सुप्रीम लीडर मुंतखब हो या जिसका इंतखाब हो उसमें मैं डायरेक्टली शामिल हूं। दूसरे लफ्ज़ों में वो खुद चुनना चाहते हैं। सदर ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को वो खुद चुने। अच्छा जी, ये आप वो कर सकेंगे कि नहीं, ये कंप्लीटली अलग बात है, लेकिन ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है तो हमने आपके सामने रखा है, जिससे मुझे ये लगता है कि अगर मुश्तबा खामेनेई साहब का पहले ऐलान थोड़ा लेट भी करना था ईरान ने, तो इनके इस बयान के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्द ईरान अब ये ऐलान कर देगा। अमरीकी हुकाम ने ईरान के साथ जंग सितंबर तक जारी रहने की पेशीनगोई की है। अस्करी क़यादत ने पेंटागन से मजीद इंटेलिजेंस अफसरान और रिसोर्सेज मांग लिए। जी हाँ, पैसा, असलहा और फौजी मजीद मांग लिए गए और उन्हें लग रहा है कम से कम सितंबर तक हम ये बमबारी करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बम जो हैं वो ईरान पर इस वक्त गिराए जा रहे हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, ब्रिजेस को। कल तो एक खाली स्टेडियम के ऊपर हमला कर दिया। कैन यू इमेजिन? आजकल के हालात में आपको पता, स्टेडियम में तो कोई नहीं होगा ईरान में जो चल रहा है, खाली स्टेडियम था उसको तबाह किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है ताकि उस कौम को गारों के ज़माने में पहुंचा दिया जाए ताकि वो कभी सर ना उठा सकें। ये इनका पर्पज़ है। वो उठा सकेंगे कि नहीं, ये एक कंप्लीटली अलग बात है। क्या करेगी ईरानी कौम, ये कंप्लीटली अलग बात है। वो तो अल्लाह की ज़ात डिसाइड करेगी, आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन शदीद बमबारी जो है वो वहाँ पर की जा रही है और दिन रात की जा रही है। एक एक दिन में 900 हमले किए जा रहे हैं या 900 बम मारे जा रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। लेकिन अब जो ये अमरीकी जरीदा पॉलिटिको है, ये इसने खबर दी है, ये अमरीकी जरीदे की खबर है कि सितंबर तक जंग जो है वो जा सकती है और अमरीकी हुकाम ने इसका इजहार कर दिया। आगे चलते हैं जी। मोहम्मद हुसैन बाकरी, ये ईरान के ऑफिशियल हैं, वो कहते हैं कि ईरान एक तवील जंग लड़ सकता है क्योंकि हमारी सारी दिफाई पैदावार मुकामी है। हम एक दिन में 100 के करीब जो है वो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं हमने, और हम बना भी सकते हैं मिसाइल इतने ही। और वो कहते हैं कि 800 ड्रोन हम एक दिन में बना सकते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अभी हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन के जो मिसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। एक दफ़ा इनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएं जिनसे इन्होंने इंटरसेप्ट करना है ईरान के ड्रोन को या मिसाइल को, तो वो कहते हैं फिर हम असली जो हमारे पास सौदा पड़ा हुआ है वो छोड़ेंगे। ये मोहम्मद हुसैन बाकरी वो वापस पॉलिटिको की ये जो खबर है सितंबर तक वाली, वो उसमें वापस बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और ये तैयारी हमने सालों से कर रखी। हमें पता था कि हम पर हमला करेंगे और इसलिए ये लंबी तैयारी हमारी तरफ से रही है। अमेरिका और इसराइल के अब तक ईरान पर जो हमले हैं वो 636 मुकामात पर 174 सिटीज़ में 636 जो मुकामात हैं उन पर हमला किया है। और अभी तक जो ये टोटल शहरी हैं वो दो इसमें खबरें हैं। एक कह रहे हैं कि 1332 और एक कह रहे हैं कि 1050। दो डिफरेंट इदारे दो डिफरेंट नंबर दे रहे हैं। एक इदारा कह रहा है कि 1332 ईरानी शहीद हो चुके हैं और एक कह रहा है कि नहीं 10,050 ईरानी जो है। बहरहाल दोनों नंबर ही बहुत ही आप ये कहें कि तकलीफदेह हैं। तो बड़ी तादाद में वहाँ शहादतें हो रही हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो इसराइल ये भी कह रहा है कि अब उन्होंने तेहरान, कुम और इस्फहान में भी निशाने नए अहदाफ को लिया है और उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी उन्होंने तबाह किए हैं, ये उनका क्लेम है। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के ऊपर एक नया हमला हुआ है। जैसा हमने आपको कहा कि अब जंग उस तरफ को फैलती हुई नज़र आ रही है। आज़रबाईजान के एक एयरपोर्ट पर जो ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब है उस पर एक मिसाइल गिरा है आकर, और इसके अलावा उनके एक स्कूल के करीब भी मलबा गिरा है एक मिसाइल का। ये आज़रबाईजान, अच्छा आज़रबाईजान जो है वो ईरान का हमसाया है, लेकिन ईरान की और उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन ये है कि आज़रबाईजान इसराइल का बहुत करीबी साथी बन रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत क्लोज कोऑपरेशन कर रहा है। जाहिर है इसराइल उन पर इन्वेस्ट कर रहा होगा क्योंकि इसराइल क्रंच करना चाहता है ईरान को, और आज़रबाईजान एक उनका नेबर है। अब टर्की तो ऐसे काम करता नहीं उनके साथ सो फार, और एक तरफ इराक है आपको पता है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ आज़रबाईजान है ईरान के। तो आज़रबाईजान को हाथों में लिया था इसराइल ने और पिछले काफ़ी सालों से आज़रबाईजान इसराइल के बड़ा करीब है। अब आज़रबाईजान ने जाहिर है अगर वहाँ पर मिसाइल गिरा है तो वो भी वापस अगर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के लिए वहाँ पर मुश्किलात तो बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान ने वाज़े तौर पर डिनाई किया है। ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काजिम, उन्होंने ये कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया। अब याद कीजिए कि 3-4 ऐसे हमले हैं जिन्हें ईरान डिनाई कर चुका है। एक तो जो सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी के ऊपर उन्होंने कहा हमने नहीं किया, ओमान के ऊपर उन्होंने कहा हमने नहीं किया, फिर जो साइप्रस के अंदर था वो उन्होंने कहा हमने नहीं किया। तो अभी 3-4 जगहों के ऊपर उनकी तरफ से डिनाइल आ गया है। और जो अब पता चल रहा है आपके सामने
टक्कर कार्लसन ने स्टोरी रखी थी कि कतर और सऊदी अरब में मुसाद के जो एजेंट्स हैं वो खुद ही बम धमाके करवाना चाह रहे थे ताकि इनकी आपस में अंदर की लड़ाई हो जाए। तो अब ये कई मुकामात पर ईरान कह चुका है कि हमने हमले नहीं किए, ये फॉल्स फ्लैग है। उनमें से एक आज़रबाईजान भी है। लग ये रहा है कि अब इजराइल आज़रबाईजान को भड़काना चाहता है, क्योंकि आज उनके जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। अब जाहिर है इजराइल बड़ा खुश होगा अगर उधर से जवाबी कार्रवाई हो, असलहा भी देंगे, और अगर उस तरह की जंग लगे तो वो तो जाहिर है ग्राउंड के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि उनका बॉर्डर तो साथ मिलता है, तो 1 to 1 जंग जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड वाला मामला है। और उसमें से फिर आने वाले टाइम में उस जंग को बढ़ा के इसराइल और अमेरिका भी उसमें शामिल होने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी एक लार्जर गेम है, ज़रूरी नहीं कि ये हो, लेकिन ये भी कार्ड्स के ऊपर है। इसको भी ज़रा थोड़ा हलाया जलाया जा रहा है, इसके अंदर भी ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। उसके बाद आपको ये मनाजर दिखाते हैं। ये बहरीन की बड़ी ऑयल फैसिलिटी है, रिफाइनरी कह लें, या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, रिफाइनरी के अलावा ऑयल फैसिलिटी है, बड़ी ऑयल फैसिलिटी है वहाँ की, बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से। उसमें आग भड़की हुई है और वहाँ पर मिसाइल जो है उन्होंने हिट किया और आग लगी हुई है, और उस आग को पर काबू पाना मुश्किल ही लग रहा है, जितनी बड़ी तादाद में या बड़े पैमाने पर वहाँ पर आग लगी हुई है। तो ये बहरीन के ऊपर भी काफ़ी हमले हुए हैं। बहरीन कह रहा है कि अभी तक हमने 75 ईरानी मिसाइल और 123 ड्रोन को फ़ज़ा में कामयाबी से निशाना बनाया, और जाहिर है बहुत सारे नीचे हिट भी कर रहे हैं, और ये अब सूरत हाल जो है ये बहरीन के अंदर डेवलप हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने, ये लाहौर की बात करने लगे हम, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने एक इफ्तार डिनर का ऐलान किया। मेरा ख्याल ये जमात इस्लामी से रिलेटेड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इफ्तार डिनर, और उसमें ज़ाहिर है उनका मकसद दुआ करना था अली ख़ामेनी साहब के लिए, और कोई एहतजाज भी करना होगा उस इफ्तार पे, या वहाँ पर कोई तकरीब मुनक्कद करनी होगी। तो पंजाब पुलिस ने वहाँ पर फौरी तौर पर ऑपरेशन किया है। और आपको पता है पाकिस्तान में फ़लस्तीन का आप झंडा नहीं उठा सकते, फ़लस्तीन के हक़ में कोई नारा नहीं लगा सकते। इवन क्रिकेट स्टेडियम में भी फ़लस्तीन का झंडा लेके जाएं तो पुलिस आपको पकड़ के मारती है, आपसे झंडा छीनती है। सेनेटर मुश्ताक बार बार फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे करने की कोशिश पाकिस्तान में करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान मुकम्मल ऑन बोर्ड है इस पर, और आज उसी की डिपिक्शन आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखी। अब मेरा ख्याल ईरान के बारे में भी यही पॉलिसी होगी कि ईरान का भी आप नाम नहीं ले सकते और कोई एहतजाज नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो सिचुएशन है वो टेंस है। और अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर की, तो नैब के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारे जनरल नज़ीर साहब हैं उनको 3 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई है, और साथ ये भी कानून पास किया गया है कि जब उनकी एक्सटेंशन ख़त्म होगी तो जब तक नया चेयरमैन नहीं लगाएंगे वही काम जारी रखेंगे। मीन ताहयात, जैसे उनके पास इस्तिस्ना है ना आसिम मुनीर साहब के पास, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को भी अब ताहियात नैब का चेयरमैन लगा दिया गया। जंग के हालात में भी सेनेट से ये तरमीम करवाई गई है, कितनी जल्दी थी ये आप खुद सोच लीजिए। तो जाहिर है नज़ीर साहब बेरोज़गार हो जाते तो फिर क्या बनता। तो जन साहब को एक्सटेंशन भी मिली है, ताहियात मिली है, और ये कानून साजी करा के सेनेट में ये काम किया गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे क्योंकि इसमें इमरान खान को फंसाने के लिए मज़ीद कानून साजी की गई है ताकि अब इमरान खान का केस भी नैब के अंदर लाकर उनको सज़ा दिलवाई जा सके। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।